लास्ट क्लास में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का डेरिवेशन छोड़ के बाकी सब कर लिया था। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तो मैंने बोला था टिक लगा के रखो, भूल जाओगे, ऐसा मुझे याद है। वीडियोस ऑन करो और मैं डेरिवेशन आइसोथर्मल का स्टार्ट करवाता हूं। तब तक के लिए एक फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूं, चीजें हमने आइसोथर्मल में क्या पढ़ी थी, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे आइसोथर्मल के लिए। स्वाति मैम अब एंट्री देते रहना है। चलिए, सो आइसोथर्मल में हमने अब इधर फोकस करना है, सबको इधर देखना है। आइसोथर्मल मतलब घंटी क्या बजनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में। ऐसा करवाने के लिए दो प्रोसेस हमने, मतलब कंडीशंस क्या रखनी पड़ेगी, वॉल शुड बी कंडक्टिंग एंड प्रोसेस इज एक्सट्रीमली या वेरी वेरी स्लो, ऐसा हमने बात किया था। फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात की थी कि भाई अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आर और एन तो होते ही कांस्टेंट है, तो पूरा आरएचएस वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बात की थी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो डेल्टा क्यू क्या होता है, सॉरी टी क्या होता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है, तो चेंज जीरो हो जाता है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा दिखता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू या पी डेल्टा वी। याद आ रहा है साहब? फिर स्लोप की बात की थी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट किया था और आइसोथर्मल का स्लोप लेके आए थे माइनस पी बाई वी। अब वर्क डन का डेरिवेशन में करता हूं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आ जाओ अपने नोट्स के वो वाले पेज पर जहां पर ये डेरिवेशन आपको दिया गया होगा। पेज नंबर मैं देख के बता देता हूं, नोट्स खोले बिना चीजों को करना कोई सेंस नहीं है आप लोगों के लिए। पेज नंबर 191। तो सभी हेडिंग लिखोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज मैं आपको कुछ स्टेप्स हो सकता है कहीं पर ज्यादा ही लिखवाऊंगा, कम नहीं लिखवाऊंगा वहां से, तो इतने तो आपको एटलीस्ट लिखने चाहिए। तो वर्क डन in an isothermal process. वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, जो कि होता है इंटीग्रेशन पी डीवी फ्रॉम V1 टू V2 होता है। अब वी नो दैट कि भाई पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो अगर मैं प्रेशर को यहां से सब्जेक्ट बनाता तो एनआरटी बाय वी आ जाता। सो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 कैसी दिखने लग जाएगी, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, P की जगह लिख दिया NRT बाय V इंटू DV। सही है यहां तक सब क्लियर है, इजी? ऑलराइट। अब N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, अगर तीनों ही कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से आ जाएंगे बाहर। सबको इधर फोकस करना है, इधर देखते रहना, लिखते भी रहो देखते भी रहो, पर इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके एन आर टी बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डीवी बाय वी फ्रॉम V1 टू V2। अब इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है डीवी बाय वी का, तो वो पता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x हो तो ये फॉर्मूला होता है log टू द पावर बेस ई एक्स। ये जब log टू द पावर बेस ई हो तो इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हो।
और इसी को एक और लिखने का तरीका होता है ln x, ln हो या log टू दी पावर log बेस e हो, ये दोनों क्या होते हैं नेचुरल, इसको बोला क्या जाता है नेचुरल लॉग। अब अगर dx बाय x था तो फॉर्मूला क्या आया ln x, अगर dy बाय y होता तो फॉर्मूला क्या आता ln y। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dv बाय v है तो यहां पर क्या आ जाएगा ln नेचुरल लॉग v, ब्रैकेट्स फ्रॉम v1 टू v2, बाहर का टर्म एज इट इज। किसी को डाउट? अब समझदारी उसमें होती है कि सर मैं तो ये फॉर्मूला भूलने वाली हूं अभी 15 मिनट में, या भूल जाऊंगा अभी अभी जस्ट 2-3 मिनट में, तो बाजू में लिख के रखने का कि क्या अप्लाई किया। नोट्स में लिख के दिया है बट आप क्योंकि खुद लिख रहे हो पूरा डेरिवेशन, तो आपके भी बाजू में होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने इंटीग्रेशन का। यहां के बाद तो पुराना रूल ही लगेगा भाई, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा एन आर टी, अपर लिमिट है एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ये लिमिट पुट कर दी मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जिसने लॉग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी निकाल के कभी रखा होगा सुना होगा तो उसको पता लग जाएगा, वेरी गुड। लॉग यहाँ पे जब ये डिवीजन आता है लॉग ए माइनस लॉग बी ऐसा कुछ, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे लॉग ए माइनस लॉग बी, जब आप लिखते हो तो इसको लिख सकते हो आप लॉग ए बाय बी। अगर बीच में माइनस साइन हो तो डिवीजन हो जाता है और प्लस साइन होता तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता। तो इस जगह में लॉग की वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं एन आर टी एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा लॉग v2 बाय v1। कुछ नहीं किया, log a माइनस बी को log a बाय बी लिख दिया, प्रॉपर्टी है लर्न करी जा सकती है, बाजू में लिख के रखो। अब ये log टू दी पावर बेस ही, ये नेचुरल log को अगर मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, बेस 10 में, वेरी गुड, बहुत सारे ने आंसर दिया मुझे कि सर आगे आप मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से। तो देखो जिसको नहीं पता, अगर आप यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनआरटी तो एज इट इज है जो कि है, ये जो नेचुरल लॉग था वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो या ना लिखो जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली लॉग लिख दो v2 बाय v1। तो मैथ्स वाले तो भाई साहब समझ जाएंगे, बायोलॉजी वालों के लिए बोलूंगा एलएन समझ तो वो भी जाएंगे बट याद रखने का तरीका है, एलएन हटा के अगर लॉग लगाया सिर्फ तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो मल्टीप्लाई कर देना 2.303। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां तक, क्लियर है? अब ज्यादा क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया ही नहीं, प्रेशर दे दिया, क्या करोगे? तो कोई ऐसा फॉर्मूला भी तो होना चाहिए जो प्रेशर के टर्म्स में हो। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट पे जाओ, वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो मैं बोल सकता हूं ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोला जा सकता है ऐसा। सो अगर यहां से मैं V2 बाय V1 को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या वो P1 बाय P2 बन जाएगा? V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2। सो यहां पे जो V2 बाय V1 आया था उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो 2.303 nRT log एज इट इज, और V2 बाय V1 की जगह लिख दो P1 बाय P2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके वर्क के लिए ही होंगे। अब याद करो जब मैंने ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था आपको, इंटीग्रेशन पीडीवी वाला, पेज दिखा देता हूं मैं, ये वाला, जब मैंने आपको बोला था कि इस पिस्टन को ऊपर लेके गए गैस ने कितना वर्क किया, तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। तो ऊपर ले जाते वक्त प्रोसेस कौन सी हो रही होती है, एक्सपेंशन। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सपेंशन, और फिर ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट ये दोनों फॉर्मूले एक्सपांशन के लिए यूज करेंगे। और एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? वर्क इज डन बाय द गैस। भाई धक्का तो गैस ने लगाया था, तभी तो पिस्टन ऊपर गया है। तो इधर लिख के रखो वर्क डन बाय द गैस। बट जरूरी थोड़ी ना हमेशा एक्सपांशन हो, वो पिस्टन नीचे भी तो आ सकता था। अगर वो पिस्टन नीचे आता तो प्रोसेस कंप्रेशन की बन जाती। अब मुझे बताओ कंप्रेशन में चेंजेस क्या होंगे? ये फॉर्मूले में क्या चेंज करूं जो ये कंप्रेशन का बन जाए? जस्ट रेज हैंड। यस तिशा। सर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपने दोनों फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगा दिया तो वो एक्सपांशन की जगह कंप्रेशन का बन जाएगा। या देयर इज वन मोर मेथड, आपको माइनस साइन लगाना नहीं है। हृदय क्या करे फिर माइनस साइन नहीं लगाए दोगे तो? V1/V2 कर देंगे। यस, इसको उल्टा कर दो। माइनस साइन अगर नहीं लगाना हो तो V2/V1 की जगह V1/V2 कर दो, P1/P2 की जगह P2/P1। V2/V1। दोनों साथ में नहीं करने। वो भी चेंज कर दिया, माइनस भी लगा दिया, तो ऐसा हो जाएगा 10 का 01 नंबर। तो ऐसा आप चाहोगे नहीं। तो या तो आप माइनस साइन लगाओगे या आप इसको उल्टा कर दोगे। सर एक डाउट है, बोल रहे थे केमिस्ट्री में उल्टा होता है ना, क्या चीज? वर्क डन बाय द। सर हाँ साइन वो तो कन्वेंशन में केमिस्ट्री का उल्टा प्रॉब्लम आ है। रही है। हम पॉजिटिव लेते हैं, वो नेगेटिव लेते होंगे। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम फिजिक्स में पॉजिटिव लेंगे, यस और अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया है तो वो नेगेटिव लेना है। यस और केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होगा। यस। देख मैं प्रूव कर सकता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? क्यू डेल्टा वी। हाँ अगर वर्क डन बाय दी गैस हुआ तो प्रोसेस एक्सपांशन की होगी। जी सर। क्या वॉल्यूम फाइनल इंक्रीज फाइनल होगा। वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा होगा? हाँ, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो फिर उधर ऐसा गलत क्यों होता है? तो फिर उधर वालों से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं फिजिक्स का ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा ना। ठीक है सर। थैंक यू होता है, सर। लॉजिक है। बट देख मैं ऐसे बिना लॉजिक की बात फिजिक्स में नहीं कर रहा हूँ। मैंने बता दिया देखो मेरा ठीक है लॉजिक। सर। थैंक यू सर। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। जो लास्ट चीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज पे जितने स्टार मारना है मार लेना, पर इस चैप्टर में से ये आ सकता है। पपलूजा है, इजी है, बट कर सकते हो, इसलिए ये लिख के रख लो भाई। मैंने कंप्रेशन के लिए बता दी। कंप्रेशन के लिए या माइनस साइन लगा देना है फॉर्मूले पे, और V1/V2 या P2/P1। डन। चलो मानस, हमने एडियाबेटिक में कौन कौन से पार्ट डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में? सर हमने उसकी डेफिनेशन, कंडीशंस फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसका आपने डेरिवेशन नहीं करवाया था, आपने बस जनरल आउटलुक दे दिया था, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यस वेरी गुड। डेरिवेशन के लिए मैंने बोला था कि वो एग्जाम्स में कभी आता नहीं है, बट अगर आता हो आपकी एग्जाम में, आपको लगता है टीचर बोल रही कि नहीं मुझे करवाना है, तो मैं समझा दूंगा बेसिक्स है, डिफरेंशिएशन है। बट वो मैं क्लास के टाइम पे नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज टाइम आधों का वेस्ट हो जाएगा जिनको स्कूल में आता भी नहीं है। अब मैं डायरेक्ट स्लोप की इक्वेशन डिराइव करवा रहा हूं आइसोथर्मल में। और ये सब करवाते वक्त मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट जो जो मैंने लिखवाया है हर क्लास में, वो आप लिख के बैठे हैं। क्योंकि जब मैं पीछे का कुछ पूछूंगा और नहीं आता है तो फिर यार ये तो गलत हो रहा है। आपको लग रहा है टीचर खुद पढ़ने आया है क्लास में। हम तो सिर्फ टीचर को जज करने आए, ये अच्छा है ये बुरा है, चलो इसको निकाल देते, ऐसा ऐसा। तो ये अपने बिग बॉस नहीं खेल रहे हैं। तो प्लीज जो भी चीज आपको क्लास में बताई जा रही है वो आपको लिखना भी है, और क्लास के बाद रिवाइज भी करना है जब आपको टाइम मिलता है, विद इन 1-2 डेज। पर नहीं करोगे तो अल्टीमेटली उसका बैकफायर आप पे होने वाला है। एग्जाम के वक्त लगेगा है ये भी कभी पढ़ा था क्या? तो ये आपके साथ, और ऐसा तो है नहीं पहली बार हो रहा होगा, ये बहुत बार होता होगा। पढ़ तो बचपन से आ रहे हो, और वहां पे तुम ब्लेम कर। नहीं नहीं टीचर खराब था, टीचर नहीं सपोर्ट नहीं किया हमारा, नहीं तो हम टॉप कर देते। तो ऐसा ना करना, टीचर ने सपोर्ट किया है। हाँ, अब स्लोप का डेरिवेशन देखना है इधर।
चलो चेक करते हैं। महर्षि पटेल, लास्ट क्लास अटेंड की थी महर्षि ने? महर्षि, अनम्यूट तो करना पड़ेगा ना तुझे, ऐसे कैसे मैं बात करूं? कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बोल, स्वाति मैम मम्मी से बात कर लेगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? आदित्य, आदित्य सॉरी आदित्य, तो वीडियो ऑन कर। निशित, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस? सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। आदित्य, क्या निशित ने सही बोला? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ निश्चित, स्टेट। हाँ, निश्चित ने बोला कि सर इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ना? यस, हाँ सर, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, सही है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है ना? हाँ सही है, सही है। सही है, सही है। केशिनी, क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? सर ये तो FLOT होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फ्लोट होता है, होशियारो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं पूछ रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट बता रहे हो मुझे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों के सर मैं बताऊं इक्वेशन ऑफ स्टेट? यस केशिनी। सर PV रेज टू सॉरी PV रेज टू गामा इक्वल्स टू K। वेरी गुड। ये भी एक वैरायटी है। आंसर पता है, क्वेश्चन नहीं पता है, तो किधर वो आंसर फिक्स करना है वो प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे साथ भी होता था। तो क्या अब याद रहेगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला था मैंने, पीवी का एक मतलब एक रिलेशनशिप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया, कर लेना। वो जो आप बता रहे हो वो फ्लोट होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रोसेस। तो पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इससे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और चेन रूल भी। तो ध्यान से देखना, वी रेज़ टू द पावर गामा को रखा एज इट इज, कर दिया प्रेशर का डिफरेंशिएशन, प्लस प्रेशर को रखा एज इट इज, और अब करना है वी रेज़ टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन। पहले वाले केस में लास्ट क्लास में पावर नहीं थी तो डायरेक्टली डीवी लिख दिया था वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करके, पर यहाँ पे पावर भी आ गई है तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि कहता है पावर रेज़ टू -1। ऐसा होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। अगर एक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 आगे आ जाता है और उसमें से 1 माइनस हो जाता है। वो फॉर्मूला लगाया, बट वापस से एक्स का भी करना पड़ता है। तो यहां पर अब वॉल्यूम का करूंगा तो आएगा डीवी। इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आया है, इसको बोलते हैं चेन रूल। पहले मैंने पावर का किया, पावर का कंप्लीट होने पर वॉल्यूम का भी करना पड़ता है, तो वॉल्यूम के लिए हो गया डीवी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एज इट इज 0। कोई डाउट यहां पर? अब मैं जैनम, यस सर। जैनम स्लोप को अगर निकालना हो तो किसको सब्जेक्ट बनाना होता है? लास्ट क्लास में मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, उसमें आंसर है आपका। यस, गुड केशिनी। इफ यू वांट सर एरिया अंडर ग्राफ। ना, अरे स्लोप बोल के तो एरिया पे पहुंच गया। एरिया स्लोप, स्लोप डीपी बाई डीवी लेंगे तो। यस यस, बस बस, इससे ज्यादा बोलेगा तो और गलत हो जाएगा। और इससे ज्यादा गलत नहीं होना है। अब सही बोला तूने कि सर स्लोप निकालना होता है तो सब्जेक्ट बनता है डीपी बाय डीवी। तो ये उन लोगों के लिए भी था जो भूल चुके हैं लास्ट क्लास की बात, कि भाई स्लोप निकालने के लिए याद करो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ था। तो स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। वाई का चेंज डीपी, एक्स का चेंज डीवी। यार ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है। अब वी रेज़ टू द पावर गामा एज इट इज, डीपी एज इट इज।
इस पूरे टर्म को उधर भेज दिया। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? बताना, चलता है क्या तुम्हें? मैंने पी को पी लिखा, गामा को गामा लिखा, डीवी को डीवी लिखा, बट मैंने इस टर्म को तोड़कर ऐसे लिख दिया, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या, गामा -1, तो वापस वही टर्म बनेगा। इसके पीछे का रीजन था, इधर भी वी रेज़ टू दी पावर गामा, इधर भी वी रेज़ टू दी पावर गामा, कैंसिल आउट। डीपी तो है इधर, डीवी को और भेज देता हूं, तो क्या आया, माइनस पी वी रेज़ टू दी पावर -1, नीचे जाके क्या बन जाएगा, +1 टाइम्स गामा। दिस इज योर फाइनल आंसर स्लोप का, -p/v इंटू गामा। वास्तव, Yes, sir. what is the slope of an isothermal process? Sir, हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था आइसोथर्मल का स्लोप, yes, sir. Sir, देख के बता। sir, वेरी sir, गुड तुषार। parabola. हाँ, फॉर्मूला बताने का बोल रहा हूँ, मेरे को बाकियों ने तो चैट बॉक्स में, केशनी, मानस ने सब सही, हाँ इनके सही है, अरिति गुड। अच्छा, sir, formula. यस, Sir, sir, is it PdV plus VdP is equal to 0? वो तो डिफरेंशिएशन था, फाइनल आंसर क्या आया था स्लोप का? Sir, minus p/v. यस, वेरी गुड आदि, आदि का भी सही। -p/v, ये किसका स्लोप था? आइसोथर्मल का। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप आया है, स्लोप ऑफ एन एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको मैंने स्लोप ऑफ आइसोथर्मल लिख दिया, ये 2 नंबर में डिराइव करने को आ जाता है। show that the slope in adiabatic process is equal to gamma times the slope in isothermal process। नोट्स में दिया भी होगा, तो ये मैंने आपको रिलेशनशिप भी बता दिया साथ ही साथ में। ये एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल है। किसी को कोई दिक्कत, डाउट? हृदय, कोई डाउट है आपको? जी सर। बोलो। गामा को क्या 1.6 लेंगे? नहीं, अभी मैंने गामा डिफाइन नहीं किया है कि ये प्रोसेस में आपकी जो गैस होगी वो मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है या ट्राइटॉमिक है। तो गामा गामा है, जो क्वेश्चन में दिया होगा ले लेने का। अच्छा, ओके, और मैं मानता हूं कि आप सभी ने चैप्टर 13 पढ़ के लिया। क्लासेस अटेंड कर लिए हैं। यस, इसलिए मैंने वो डाउट नहीं है। नहीं, तूने तो कर लिए, वो मुझे पता है, मैं बाकी क्योंकि 13 के 4 स्लॉट रखे थे, अगर आप में 4 में से एक में भी नहीं आया तो वेरी बैड। और आपको लगता है सर उस वक्त टाइम नहीं था, पर मुझे वीडियो लेक्चर भेज दो, मैं देख लेता हूँ। कॉन्टैक्ट मी एज वेल एज सिद्धनाथ सर। 15 चैप्टर के स्लॉट्स पे ध्यान रखिएगा, 3 स्लॉट्स है अभी यार, किसी एक में जाके अटेंड कर लेना, बार बार प्लीज भूलना मत। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको, कोई मुझे बताएगा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला? निष्ठा, क्या फॉर्मूला? मैंने आपको बोला था फ्रेश पेज पे 4 चीजें लिख के रखनी है, वो 4 में एक बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला था, एक वर्क डन का था, एक स्लोप का था, एक एरिया अंडर द ग्राफ का था। कोई आइडिया निष्ठा? No, sir. कोई idea नहीं. I have not actually attended the class. So. अरे यार निष्ठा, ऐसा ना करो, क्लासेस अटेंड नहीं करोगे कैसे चलेगा? Yeah. ठीक है, एक ही एक सेम नहीं लोग वापस आंसर दे, कैसे चले, मजा ना आए। मौर्य, यस सर। मौर्य बता दे, तू बताएगा कि स्लोप बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? सर मैं भी क्लास में नहीं था, मेरी एग्जाम चल रही थी। ओहो,
बल्क मॉड्यूलस ठीक है। विशाल, यशांश का आंसर सही है, केशनी आपने भी सही दिया है। निष्ठा आपने मेरे से चैट में पूछा है क्या? ओके। और कौन है जिनने? हेतवी, सर माइनस VDP बाई DV। वेरी गुड। तो ये माइनस साइन को इधर भेज दू, माइनस DP बाय DV, और इस V को भी इधर भेज दू, तो क्या ये मेरा बल्क मॉडुलस बन जाता है? और ये पूरा बल्क मॉडुलस किसके बराबर आया? गामा टाइम्स पी के बराबर। मतलब वहां पर जो मेरा बल्क मॉड्यूलस प्रेशर होता था, यहाँ पे वो भी गामा टाइम्स बढ़ गया है एडियाबेटिक प्रोसेस में। प्लीज याद रखो, क्लासेस को सिर्फ अटेंड करने आ रहे हो, देयर इज नो यूज। कोई काम की क्लासेस नहीं होगी कि भाई आए, अटेंड किया, सुना, रामायण, चले गए। जब तक आपको आप एग्जाम देने वाले हो थोड़े टाइम में स्कूल की, कहीं से ये तो नहीं पता लगा ना एग्जाम नहीं होंगे 11th के, ऐसा सोचना मत, होंगे। उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। और मेरे पास कोई जड़ी बूटी ऐसी कुछ ऐसी चीज नहीं, रात में खिलाऊंगा सुबह सब याद, कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप रोज पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत बहुत टफ है। ऑलराइट, चलिए लास्ट चीज जो मुझे डिस्कस करनी है एडियाबेटिक की, वो है उसका वर्क डन का डेरिवेशन, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स में स्टेप्स काट के दिया गया है, तो मैं हर एक स्टेप लिखवाऊंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी साथ में लिखेंगे। भले ही नोट्स में लिखो अगर जहां जगह मिल जाती है वहां पर, और नहीं तो पेज में लिख के उस पेज को वहां स्टिक करो। एक काम होना चाहिए। चलो कॉपी में चीजों को लास्ट क्लास में लिखवा रहा हूं, मुझे याद है मैंने बोला था ये 4 पॉइंट्स आपको लिख के रखने हैं। वर्क डन, स्लोप, एरिया अंडर द ग्राफ, इलास्टिसिटी करवा देगा कि एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना है। ये पेज आपकी क्लास का नहीं है, पर ये चारों पॉइंट मैंने बताए थे। लेकिन अब भूल जाने पर तो फिर मजा नहीं आता यार, सिर्फ आए हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं हम। चलो हेडिंग डाल लो, वर्क डन in an adiabatic process। एडियाबेटिक प्रोसेस सुनते से आपको उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसकी कंडीशंस क्लिक होनी जरूरी है। बताओ होगी जब पढ़ी होगी। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम V1 टू V2। भाई ये डेरिवेशन भी स्टार्ट तो यहीं से होगा, क्योंकि वर्क डन निकालना तो पहला फॉर्मूला तो पता होना चाहिए वर्क डन का। अब बात आती है कि वी नो दैट PV रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू होता है K। तो यहां से P को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, K V रेज टू दी पावर गामा माइनस गामा। देखो पहले तो ये V K के नीचे जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। समझ आया? ये कैसे लिखा मैंने P का एक्सप्रेशन? किसी को डाउट है? मैं वेट कर रहा हूं, पूछ लो। ओके, और जब डाउट ना हो तो थम्स अप दे सकते हो, उससे क्या क्लैरिटी टीचर को मिलता है। ब्लैक स्क्रीन के पीछे ह्यूमंस प्रेजेंट है क्या? ऑलराइट, सो P का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जाके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K V रेज टू द पावर माइनस गामा dV फ्रॉम V1 टू V2। नाउ K कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर ले लेता हूं, और V रेज टू दी पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा,
जो कोई भी पावर होती है उसमें एक ऐड होता है और सेम पावर उठ के नीचे आ जाती है। ये पावर रूल होता है इंटीग्रेशन का, फ्रॉम v1 टू v2। सही है। अब देखो, माइनस गामा प्लस 1 को मैं बाहर ले लेता हूं और लिख देता हूं 1 माइनस गामा, एक ही बात है। और यहां पर लिमिट्स पुट कर देता हूं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई डाउट यहां तक? अब मैं ये k का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं अंदर, चीजों को इजी बनाने के लिए। थोड़ा देखो, भरोसा रखो, बनेगी इजी। तो बाहर है 1 बाय 1 माइनस गामा, और k एक बार अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये k तो एज इट इज। अच्छा, क्या v2 को मैं ये लिख सकता हूं v2 माइनस गामा डॉट v2 रेज टू द पावर 1? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, ऐसा सेपरेट कर दिया। माइनस, अरे के दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, एक साइड मत कर देना। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ब्रैकेट के बाहर वाली क्वांटिटी दोनों साइड होती है मल्टीप्लिकेशन। तो के इधर भी आ गया, और इधर मैंने लिख दिया v1 रेज टू द पावर माइनस गामा डॉट v1 रेज टू द पावर 1। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो। नहीं? अब सर ये के को मल्टीप्लाई क्यों किया? कांस्टेंट था वो तो। चीजों को मैंने बोला था आसान बनाने के लिए। वी नो दैट कि भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट, आदित्य इक्वेशन ऑफ स्टेट एडियाबेटिक की होती है P1 V1 रेज टू द पावर गामा, मतलब PV रेज टू द पावर गामा। बट फॉर टू डिफरेंट टाइम अगर मैं देखूं तो ये ऐसी भी लिखी जा सकती है, P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या k के दो वैल्यूज है मेरे पास? एक वैल्यू है P1 V1 रेज टू द पावर गामा और एक है P2 V2 रेज टू द पावर गामा। क्या लगता है यहां पे कौन सी k की वैल्यू रखूं कि मेरे को थोड़ा फायदा हो रखने में? 1 वाली की 2 वाली? 2 वाली। ये लॉजिकल है ना हृदय, कि भाई यार यहां पर सर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो k का वही वाला वैल्यू रखो ना जो 2 वाला है। रख देता हूं, तो k की जगह लिख रहा हूं P2। चलो पेन वही यूज करता हूं, इसलिए अलग कर रहा हूं कि पता लगे। P2 V2 रेज टू दी पावर गामा, ये तो k का जगह रख दिया मैंने। और आपको अब मेरा टुकड़े करने के पीछे का रीजन समझ आएगा कि इसको अलग करके क्यों लिखा मैंने। माइनस, इधर लिख दिया k की जगह P1 V1 रेज टू दी पावर गामा, और ये हो गया P2 V2 रेज टू दी पावर गामा। सर करने तो गए थे कॉम्प्लिकेट, ये तो बढ़ाई जा रहे हो बढ़ाई जा रहे हो। चेन रिएक्शंस 2 to 4, 2 मतलब 2 के 4 हो गए। ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली बन तो चुका है, थोड़ा इजी हो। यस हृदय, ये भाई ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट इधर माइनस है, हाँ एक जगह कहीं पर। P1 V1 रेज टू द पावर गामा, और ये मैंने क्या लिख दिया, अरे अरे सॉरी यार सॉरी। हाँ ये P2 नहीं है, ये इसको कॉपी करना था मेरे को, कॉपी पेस्ट मेरा गलत हुआ है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो याद रखना, ये V1 रेज टू द पावर माइनस गामा, और यहाँ पर क्या है V1 रेज टू द पावर 1। ये ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना था, बाकी तो कोई चेंजेस मैंने किए नहीं है। तो ये और ये कैंसिल आउट, बचा क्या? बस ऊपर बचा P2 V2, इधर बचा P1 V1। थोड़ा डंका दिखने लग गया ना पहले से। 1/1 माइनस गामा P2 माइनस P1 P2 V2 माइनस P1 V1। अच्छा, क्या PV इज इक्वल टू NRT होता है? यस। तो P2 V2 को क्या लिख सकते हैं? NRT2, और P1 V1 को लिख सकते हैं NRT1। लो, NR भी कॉमन निकल सकता है बाहर, तो NR बाहर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बचा? T2 माइनस T1। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला वर्क डन। एक्चुअली फाइनल नहीं है, इसको चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा।
हृदय, ये गामा का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा? एज इन साइन के टर्म्स में 1 से बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, ये 1 के बराबर रहेगा? गामा का फॉर्मूला क्या होता है हृदय? CP/CV। CP/CV। भाई ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। CP/CV गामा का फॉर्मूला होता है। क्या CP का वैल्यू हमेशा CV से बड़ा नहीं होता क्या? CP का लास्ट क्लास में बात किया था कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। बता ये रहे लॉजिक सर तो कि पूछ रहे? अच्छा मैं ओके पूछ भी रहा था और फिर तू बता नहीं रहा है तो मैं बता भी रहा हूँ, मेरा दोनों काम चल रहा है। ओके। तो अगर CP का वैल्यू CV से हमेशा बड़ा होता है हाँ तो तो ये हमेशा गामा बड़ा है। 1 से बड़ा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब अगर वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो डिफरेंस तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अगर मैं नीचे से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो वो गामा -1 हो सकता है, हाँ तो वो T1 और - T2 हो जाएगा। और ऊपर वाले को T2 - T1 की जगह मैं कर देता हूं T1 - T2। देखो 2 की जगह 1 लिख दिया, तो ऊपर से एक माइनस साइन कॉमन आया, नीचे से भी आया, कैंसिल आउट हो गया, और देखो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला वर्क डन का बन गया। ये वाला वर्क डन इज इक्वल टू NR गामा -1 T1 - T2। ये आपका एडियाबेटिक का वर्क डन आया है। सर तो हम ये मान के चलते कि CP हमेशा CV से बड़ा होगा। मान के नहीं चलते, होता है। ओके। मानना तो अलग बात है, मान के तो मैं भी ये भी चलता हूँ, बाकी सब पढ़ के आते हैं। मेरा मानने से हो रहा होता तो बता क्या क्या नहीं हो जाता। CP का वैल्यू CV से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इस पूरे डेरिवेशन में किसी स्टेप में कोई डाउट हो, समझ रहे थे तो पूछ सकते। ऑलराइट, अब आपको अपने नोट्स के 193 पेज पे जहां पर ये डेरिवेशन लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये डेरिवेशन में आखिर में नोट दिया हुआ है, नोट बोल्ड लेटर्स में। वो नोट पढ़ के देखो, समझ आ रहा है क्या? उसके ऊपर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक आध चीज डिस्कस की होगी, देखो, या उससे पहले वाली क्लास में, जब आप पिस्टन को नीचे लेके आ रहे होते हो, ध्यान से सुनना, तो प्रोसेस कौन सी होती है? कंप्रेशन। कंप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन ऑन दी सिस्टम। यहां तक तो सबको समझ आ रहा होगा कि जब पिस्टन नीचे आएगा तो प्रोसेस विल बिकम कंप्रेशन वाला पार्ट एंड वर्क डन हो जाएगा ऑन दी सिस्टम। अब इधर के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। क्या मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ रहे होंगे बहुत? बेसिकली रैंडमनेस बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे आप पिस्टन को नीचे लाओगे, यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा? अरे बढ़ना चाहिए। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर मैंने बताया है, तो काइनेटिक के बढ़ने से क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा? यस। और काइनेटिक एनर्जी माइनस किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? सॉरी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का अपने पास क्या टूल है? मैं अनम्यूट करने का देखो ऑप्शन तो दे रहा हूं, पहुंच नहीं रहा है वो, पता नहीं। चल तू वो देख। जानवी, जानवी, इंटरनल एनर्जी को मेजर करने का क्या टूल है हमारे पास? सर टेम्परेचर। वेरी गुड। हमने लास्ट क्लास में बात किया था यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूं कि जब, साथ में सुनना, जब प्रोसेस कंप्रेशन की हो रही होगी, वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना?
और वर्क डन ऑन द सिस्टम का साइन कैसा होता है फिजिक्स में? नेगेटिव। फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल से कम है तो डिफरेंस तो नेगेटिव आएगा। अब ये चीज मैंने आपको जो इधर समझाई ना, वही चीज आप इधर समझो इक्वेशन में। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो तो ये वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो तो ये वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। यस। ये नेगेटिव कब हो सकता है? एन तो पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, गामा अगर हमेशा 1 से बड़ा है तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव है। तो इस वर्क को नेगेटिव बनाने के लिए इस डिफरेंस को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। ये डिफरेंस नेगेटिव कब होगा? व्हेन T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 फाइनल टेम्परेचर था, T1 इनिशियल टेम्परेचर था। देखो मैंने बताया था फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो चीज मैं इधर बता रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा आपका कंप्रेशन की प्रोसेस में, वही ये इक्वेशन भी बताती है आपको। वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम की बात करो, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो होता है पॉजिटिव फिजिक्स में। अगर वो पॉजिटिव है तो एन आर अपॉन गामा -1 तो होता ही पॉजिटिव है, और अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव होना जरूरी है। उसके लिए T1 को T2 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, फाइनल कम। इसलिए कंप्रेशन की प्रोसेस की जगह एक्सपांशन की प्रोसेस होती है, तो फाइनल टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है, ठंडा होने लगता है सिस्टम। क्लियर है? अब ये चीज थी एप्लीकेशन बेस के लिए जो मैंने आपको अभी बताई दोनों जगह से। हृदय कुछ डाउट? जी सर, कंप्रेशन से काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी पता नहीं चला। कंप्रेशन करेगा, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, वो अंदर कम जगह में टकराने भी लगेंगे, कोलिजन्स भी बढ़ेगा। हाँ अल्टीमेटली मैं बोलूं कि अगर तेको वो वैसे समझ नहीं आ रहा तो मैं बोलूं कोलिजन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। राइट सर। तो इन शॉर्ट तरीका कुछ भी बोल सकता है, बट इस वक्त टेम्परेचर बढ़ेगा वो मुझे तुझे बताना था। मैं वो तो आपने ऑलरेडी लास्ट में बताया था कि लास्ट क्लास में कि जोर से अगर प्रेस करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा ही। हाँ हाँ वो तो बताया था। मैं तो इस इक्वेशन से बता रहा हूँ कि जो चीज मैं कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ यहाँ पे, वही चीज इक्वेशन भी बताती है। राइट राइट सर, गॉट इट, थैंक ठीक यू। है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूं पॉइंट नंबर 7 और 8 रीड करने के लिए। मैंने सब चीजें बता दी आइसोकोरिक और आइसोबारिक के लिए, मतलब आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक में। अब आपको ये पॉइंट 7 और 8 खुद से समझना है, और पॉइंट नंबर 8 में 2 गलतियां है, वो प्रिंटिंग एरर हो सकता है अलग, वो फाइंड आउट करके मुझे बतानी है। मैंने अभी टाइम दिया है, एक एक पॉइंट रीड करो, डेफिनेशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, और कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। 2 प्रोसेस मैंने डिटेल में डिस्कस की है, तो अब मेरा हक बनता है कि कुछ मैं आपसे पूछूं कि भाई ये आप पढ़ो और मुझसे पूछो। यहाँ पर आपका एक्चुअली चैप्टर 12 का मेजर 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 ही सेशन सिलेबस में थे, तो 2 सेशन में से ये पूरा पार्ट हो गया, और थर्ड सेशन में आपका सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है एक्सेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो एज इट इज स्टेटमेंट है, याद ही करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते, तो वो मैं करवाता हूं। यस निशित? कुछ नहीं सर, वो गलती से मैंने कर दिया। वो गलती से हैंड मतलब रेस मेरे को बोलना था और मैंने हैंड रेस किया और आपने वो चीज बोल दी। ओके 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 ओके, तेरे मुंह की बात छीन ली मेरा से। यस अदिति? सर मुझे पूछना था कि वो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 होती है, वो सभी गैस के लिए होती है कि सिर्फ आइडियल गैस के लिए? हम सिर्फ आइडियल गैस ही डिस्कस कर रहे हैं अदिति, रियल गैसेस पे हम जाएंगे ही नहीं। रियल गैसेस तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, हमारी लाइफ तबाही मचा देती है वो, तो अपने तो आइडियल गैस ही पढ़ेंगे। ओके 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 ऑलराइट ऑलराइट, चलो सबके पास
सबके पास मौका है भाई, 7-8 पॉइंट पढ़ लो, कोई डाउट आए तो पूछ लो। सेवन एट आप ही को, और 2 गलती भी ढूंढनी है। यस निशित। सर मुझे तो दोनों ग्राफ में गड़बड़ लग रही है। दोनों ग्राफ सही है सर क्योंकि इसमें हम लोग प्रेशर टेम्परेचर देखते हैं तो इधर प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम टेम्परेचर देखते थे तो प्रेशर वॉल्यूम दिया है फिर से। ऐसा कहा बोला हमने टेम्परेचर लिखते हैं। इंडिकेटर डायग्राम भूल गया, इंडिकेटर डायग्राम होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, वही तो बनाया है। ओके, तो सर वो सारे प्रोसेस में सेम रहेगा। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब ही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ होता है। अब अगर आइसोकोरिक में तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो तभी हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यस ओके। यस शैली। सर पॉइंट 8 में फ्लोट वाले पॉइंट में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। वही वो आइसोथर्मल काट दो, वहां पे बात हो रही आइसोबारिक की और उन्होंने गलती से आइसोथर्मल लिख दिया है। उसके नीचे वाली लाइन में भी उन्होंने आइसोथर्मल वर्ड यूज किया, वहां आइसोथर्मल नहीं, वहां पे आइसोबैरिक लिखना है आपको दोनों जगह। एक गलती तो भाई वेरी गुड शैली आपने बता दी। एक और चीज है जो ढूंढ सकते हो आप लोग, हिंट देता हूं, दोनों की कंडीशन सेम दे रखी है। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों प्रोसेस अलग है पर कंडीशन सेम सी दिखती है। इमूवेबल है, दोनों में इमूवेबल लिखा हुआ है। बात तो गलत है ना, एक में हो सकता है, दोनों में कैसे हो सकता है? सर आइसोबारिक में कैसे इमूवेबल होगा? यस केशनी। सर वो आइसोबारिक में तो मूवेबल होना चाहिए, तभी तो हम प्रेशर घटा बढ़ा सकेंगे। वेरी गुड। अरे भाई प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए मूवेबल होना चाहिए, इमूवेबल नहीं। तो वेरी गुड निशितन केशनी। पॉइंट नंबर 8 का जो पॉइंट सेकंड वाला कंडीशन, वहां पे मूवेबल हो जाना चाहिए। ये फायदा होता है अच्छे से पढ़ने का। अभी पढ़ोगे तो तुम्हारा आगे का पार्ट कम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का। 2 मिनट और दे रहा हूं, पढ़ लो। यस वासव। सर वो मूवेबल वाला बताओ सर, आपकी वॉइस कट हो गई थी। पॉइंट नंबर 8 की जो कंडीशंस है उसमें पिस्टन शुड बी मूवेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो तुझे पिस्टन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, प्रेशर कम हो रहा होगा तो नीचे लेके चले जाना। मतलब वो मूवेबल होना चाहिए तो जाके तू प्रेशर को कांस्टेंट रख पाएगा। ओके समझ सर, आई थैंक यू। क्या बोला मैंने? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। ओके ओके। यस हृदय, ये सब पूछ सकते हो भाई, इनको ही पूछने का परमिशन दिया मैंने। कभी कभी नाम लिया क्लास में तुम ही बोलोगे, सब पूछ सकते हो। यस हृदय। वो पर अगर पिस्टन स्टिल रहेगा तो प्रेशर चेंज होने का मतलब ही मतलब सवाल ही पैदा नहीं उठता ना। अरे हो सकता है, अरे तेरा टेम्परेचर बढ़ रहा हो, किसी आइसोबैरिक प्रोसेस में सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, बाकी सब तो चेंजेस कर सकते हैं ना हम। अब बाकी सब चेंजेस के वक्त तेरा प्रेशर बढ़ सकता है। हाँ लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ जाए। ओके कुछ भी कर, तू कुछ भी करेगा, कुछ छेड़छाड़ करेगा, अंदर प्रेशर बढ़ सकता है। अब अगर उस बढ़ते हुए प्रेशर को वापस से कम करना है तो पिस्टन को तो ऊपर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ना। राइट। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर जब आप एकदम बहुत अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो ऊपर सीटी किसके लिए लगी होती है? टू मेंटेन प्रेशर। जैसे ही प्रेशर जाता होता है सीटी ऊपर चल जाती है, बजने लग जाता है। तो वो क्या है? एक टाइप का एक आइसोबैरिक सिस्टम, काइंड ऑफ आइसोबैरिक सिस्टम, जहां पे प्रेशर को कांस्टेंट रखता है प्रेशर कुकर। नहीं तो फट जाएगा। प्रेशर कुकर का फटना मतलब आप आजू बाजू रहना पसंद नहीं करोगे, तो इसलिए वो सीटी लगा दी जाती है अंदर।
तो बट अगर छेड़छाड़ ना करे तो अगर इमूवेबल हुआ तो चलेगा ना? फिर मतलब क्या रहा? अगर कहीं से तो चेंज हो रहा होगा ना, तभी जाके तो उसको, मतलब तेरी बात सही है, अगर नहीं करे हम तो चलेगा, बट अगर हो रहा हो तो उसके सोल्यूशन में क्या है? फिर तो मूवेबल उसको रखना तो पड़ेगा ना, कि मूव करवाया जा सकता है, मैं फिक्स नहीं, रिजिड नहीं रख सकता चारों साइड से। और एक और बात जो पूछनी थी कि इन दोनों या मतलब 4 प्रोसेसेस है, तो उसमें से कोई भी दोनों तीनों को एक साथ हम कर सकते, लाइक आइसोथर्मल और आइसो? कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस, कभी ऐसा नहीं आएगा। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसमें से कोई 1 मार्कर बन सकता है, कोई न्यूमेरिकल बन सकता है वर्क डन के डेरिवेशन पे से, कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली ये कलेक्टिवली ये होने वाला है, ठीक है? तो कभी ऐसा नहीं होगा, कभी बोल देंगे जैसे मैंने आज बताया, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यही क्वेश्चन बन गया। तो मैंने आपको डिटेल में सब एक साथ बता दिया, अब आपको वो याद रखना है, क्वेश्चन जैसा भी आए नोट से पढ़ के रेडी कर लो ना बट सर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, हम लाइक रियल लाइफ में इसको लाइक 2-3 प्रोसेसेस को एक साथ वर्क करवा सकते अंडर सोफिस्टिकेटेड कंडीशंस? सर्कमस्टांसेस, हाँ ठीक, करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता ठीक है सर, थैंक यू। है। ऑलराइट, चलिए, सो पॉइंट 7-8 में यस हरिति, डू यू हैव एनी डाउट? सर 7 और 8 में नहीं, मुझे प्रीवियस पेज में 7 और 8 सर 7 और 8 में नहीं, मुझे प्रीवियस पेज में एक डाउट है। पूछो। बल्क मॉड्यूलस का गामा टाइम्स पी कैसे आया? यहां पर मैंने अभी देख, कहा गया कहीं तो करवाया था यार, वेट करो, ढूंढने दो मेरे को। ये रहा, क्या मेरा dp बाई dv आया था स्लोप एडियाबेटिक में? यस। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई ये होता है, ये तुझे पता है? हाँ। तो अगर मैं यहां से v को इधर शिफ्ट कर दूं विद नेगेटिव साइन, तो RHS में क्या बचेगा सर? ओके। और ये स्लोप बन जाएगा। यस गुड सर। गुड गुड, नहीं पूछने का सही बात है, टाइम दे रहा हूं मतलब पूछने का था। यस सर। डाउट रख के जाओगे तो बस डाउट ही रह जाएगा, पूछ। जिसका ये हो गया उसको पॉइंट नंबर 9 पढ़ना है, 95% उसमें से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए इस चैप्टर के 2-4 अच्छे टॉपिक्स सीबीएसई ने निकाल दिए, और इस साल तो पहले से भी निकाल दिए, इस साल और एडिशनल निकाल दिए। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस पढ़ लो। साइक्लिक मतलब जो प्रोसेस घूम के अपनी इनिशियल कंडीशंस पे पहुंच जाए वो साइक्लिक, जो ना पहुंचे वो नॉन साइक्लिक। और सिर्फ 12.3 में आप टिक कर लो, पॉइंट नंबर 4 ही आपको आपके सिलेबस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाकी कुछ भी नहीं है अभी। पढ़ने के पहले एक बार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों स्टेटमेंट देख लो, सिर्फ स्टेटमेंट ही समझा रहा हूं क्योंकि वही लर्न करने एज इट इज। कायदे से तो अगर मैं एज अ फिजिक्स वाला पर्सन बोलूं तो ये रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन पर बेस होते हैं जो सिलेबस से निकाल दिया है, और वो निकाल के ये पूछना, मतलब जिसने सिलेबस रिडक्शन और ये सब किया है वो सो के कर रहा था, पर ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे, तो हमके सिलेबस में 2 है। एक होता है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जिसको मैं कैल्विन क्लेन से याद रख लेता था, तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्सॉर्ब heat from reservoir and convert 100% of heat absorbed into work। सिंपल सा है, ये बता रहा है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, फर्स्ट लॉ था। तो आपकी दी हुई हीट कभी ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिकली कि सिर्फ वर्क करे, टेम्परेचर बढ़ने ही ना दे, मतलब पूरा 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए। जितना, जैसे फ्यूल की बात करूं, अगर आपने कुछ फ्यूल कार में डलवाया तो वो आपको पूरा मोशन करके दे, ऐसा नहीं होता है। एफिशिएंसी आपके पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की कितनी होती है?
36%, 20%। दैट मींस जितना फ्यूल आप डलवा रहे हो उसका सिर्फ 36% वो आपको किलोमीटर्स में कन्वर्ट, मतलब चला के दे रहा है, बाकी तो हीट में जा रहा है, साउंड में जा रहा है, एनर्जी वेस्टेज है, बहुत सारे होते हैं वेस्टेज। फ्यूचर में जाके इनके डेरिवेशंस भी करोगे आप, अगर आप ऐसे जाते हो मैकेनिकल ब्रांच और इधर। तो केल्विन ने बोला कि ऐसा कोई इंजन ही नहीं बना है जो पूरा का पूरा वर्क, पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुछ लॉसेस होंगे ही होंगे, मे बी एनर्जी, साउंड लॉस, मे बी हीट लॉस, टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। और क्लॉशियस स्टेटमेंट को समझाना इट्स रियली डिफिकल्ट मेरे लिए, अगर मैं रेफ्रिजरेटर नहीं समझाऊँ आपको तो, बट फिर भी ट्राई करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है unaided by an external agency which would transfer heat from body at lower temperature to body another body at higher temperature। समझो इसको, सबके घर में रेफ्रिजरेटर है। हीट ट्रांसफर का मैंने प्रिंसिपल क्या बताया? हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ऐसा ही होता है, जब आप किसी ठंडी चीज को पकड़ते हो तो आपकी हाथों से हीट निकल के उसमें चले जाती, नेचुरली, आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, ठीक है। इससे उल्टा पॉसिबल नहीं है। हृदय ने एक सही चीज बोली, इससे उल्टा पॉसिबल नहीं कि ठंडी जगह से हीट गर्म जगह पर पहुंच जाए अपने आप। आपको उसके लिए रेफ्रिजरेटर का यूज करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? चीजों की हीट निकालता है, उसे और ठंडा बना देता है और बाकी हीट को बाहर भेज देता है। तो वो तब होगा जब आपके उसमें कंप्रेसर लगा होगा, मतलब बेसिकली एक मशीन लगी होगी, तब ये काम हो रहा होगा। नेचुरली ये प्रोसेस कभी नहीं हो सकती। मैं वापस से बता रहा हूं, नेचुरली हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है? हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी पर। क्लॉशियस स्टेटमेंट बोलता है इससे उल्टा पॉसिबल नेचुरली कभी नहीं होगा। अगर आपको करवाना है तो आपको मशीन लगानी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको अपना टैप खोलते से घर में पानी चाहिए तो आपको टंकी किधर लगानी पड़ती है? टेरेस पर, तो जाके पानी आपके नीचे आराम से पहुंचता है। बट क्या टंकी में पानी अपने आप पहुंच जाता है खुद से? रोज सुबह इच्छा होती चल आज ऊपर घूम के आते हैं, नहीं, क्या लगानी पड़ती है? मोटर। तो वाटर का नेचुरल फ्लो हाई से लो है, वो खुद से कर सकता है, पर अगर लो से हाई भेजना हो तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही हीट का नेचुरल फ्लो है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, अपोजिट करवाना है तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये बताता है आपको क्लॉशियस स्टेटमेंट। बस एज इट इज याद रखना है और कुछ नहीं। अगर आ जाए तो जितना सिंपल करके मैं बता सकता था मैंने बता दिया। यहां आपका चैप्टर 12 का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल के नाम पे सिर्फ 6-7 न्यूमेरिकल होंगे, इजी से। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एक बैच में शायद सर ने करवाया था, सिद्धार्थ सर ने, मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट 6-7 न्यूमेरिकल के लिए मैं क्लास वेस्ट ना करूं। वो बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, तो मैं डायरेक्ट 14 चैप्टर स्टार्ट करवाऊं, ठीक है। चैप्टर रीड करो, कोई डाउट है तो कॉल करो, फोटो भेज दो, सर ये वाला टॉपिक, मतलब कुछ बेसिक डाउट निकल के आ रहे तो पूछो। बट अगर आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं, चैप्टर छोटे छोटे से चैप्टर है, आप सभी को दिख रहा होगा कितने छोटे चैप्टर,